गर्भावस्था और स्तनपान दोनों ही एक महिला और उसके परिवार वालों के लिए बहुत ही सुखद समय होता है। पर ऐसे में यदि महिला कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो महिला के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और उनके मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्भपात हो जाए, या फिर प्रसव के बाद में बच्चे में कोई बीमारियां पैदा हो जाएं, या फिर बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो कहीं बच्चे में तो ये डिसीज़ ट्रांसमिट ना हो जाए। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के साथ पोल्का बाय द वुमन फॉर द वुमन में मैं हूं डॉक्टर वंदना। और आज हम बात करेंगे कि यदि महिला को गर्भावस्था में कोरोना हो जाता है या फिर स्तनपान कराने वाली महिला को कोरोना हो जाता है तो उसका उसके गर्भ में पल रहे बच्चे या फिर स्तनपान कर रहे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल कि गर्भावस्था में या स्तनपान कराते समय यदि कोविड हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जैसे कि आम महिलाओं को जो कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देते हैं वही सिम्टम्स गर्भावस्था या स्तनपान कराने में दिखाई देते हैं। फ़र्क केवल इतना होता है कि इस समय इम्यूनिटी कुछ कम होती है जिसके कारण सिम्टम्स कुछ ज़्यादा अपीयर हो जाते हैं या ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। हालांकि मॉर्टेलिटी रेट कम रहता है। मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि मातृ मृत्यु दर इस समय जितनी आम महिलाओं में होती है उतनी ही होगी, अलग से कुछ भी नहीं होता है। अब सिम्टम्स में यदि हम बात करें तो सबसे पहले फीवर है, गले में दर्द है, जुकाम, खांसी, सांस लेने में परेशानी होना, ये सारे सिम्टम्स जो कि आम महिलाओं में होते हैं वही सिम्टम्स गर्भावस्था में या फिर स्तनपान कराते समय दिखाई देंगे। अब आज का दूसरा सवाल कि यदि महिला को कोविड हो जाता है तो फिर क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल चिंता ना करें और हॉस्पिटल जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक कि आपको कोई सीवियर सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। बस अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लें और खुली ताज़ी हवा में रहें, खिड़की बालकनी से जहाँ अच्छी ताज़ी हवा आती रहे, मॉर्निंग वॉक कर सकें, आप इवनिंग में बाहर टहल सकें, नाइट में बाहर टहल सकें। इसके अलावा आपको हर 4 से 6 घंटे में अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है और अपना टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर हो सकता है आपको 3-4 दिन 5 दिन तक फीवर रहे, 100-102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको टेम्परेचर हो सकता है, पर उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। गर्म पानी की भाप लें, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लिक्विड लें। उसमें आप सूप, जूस, पानी, नारियल का पानी ले सकते हैं, ORS पाउडर का घोल ले सकते हैं। इसके अलावा डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, प्रोटीन रिच डाइट लें जिसमें और साथ ही साथ विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट आपको ज़रूर लेना है। यदि आप गर्भवती हैं तो फीटल मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि दिन भर में उसके 10 से 12 बार अच्छे वाले मूवमेंट हो जाने चाहिए। इसके अलावा आपको गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब बात करते हैं मेडिसिन की कि गर्भावस्था में या लैक्टेटिंग मदर को कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो मेडिसिन लेने के पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लें। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप टेलीफोनिका उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर आपको यदि एंटीबायोटिक देती हैं तो आप एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको विटामिन सी रेगुलरली लेना है, जिंक रेगुलरली लेना है। यदि आपको फीवर आ रहा है तो पैरास्टामोल भी रेगुलरली लेना ही लेना है। पैरास्टामोल प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं और ये सभी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। साथ ही साथ आपको सेट्रिजिन लेनी है और यदि कफ आ रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है कि हॉस्पिटल जाना कब है। यदि आप नॉर्मल सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको सीवियर सिम्टम्स नहीं है, हल्के फुल्के फीवर आ रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आकर फीवर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं है, अब आप बिल्कुल बढ़िया हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ज़ुकाम है, हल्का फुल्का है, खांसी है, वो भी हल्की फुल्की है कि दिन भर में 2-4 बार आपको ऐसा लगता है कि ड्राइनेस आ रही है गले में और आपको 1-2 बार खांसना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। पर यदि आपको 10 दिन 12 दिन हो गए हैं और आपका फीवर कम नहीं हो रहा है, लगातार फीवर बना हुआ है, जितनी देर आप टैबलेट खाते हैं पैरास्टामोल लेते हैं आपका फीवर उतर जाता है, इसके बाद फिर से फीवर आ जाता है तो फिर 10-12 दिनों के बाद में आपको डॉक्टर को दिखाना है। यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 92-93 से कम आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटलाइज होना है। यदि आपका रेस्पिरेटरी रेट यदि 30 से ज़्यादा आ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं या कितनी बार सांस छोड़ते हैं, दोनों में से कोई आपको एक काउंट करना है। यदि यह 30 से ज़्यादा आ रहा है तो भी फिर आपको हॉस्पिटल जाना है।
अब बात करते हैं, यदि गर्भावस्था में कोरोना हो जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, गर्भावस्था में कोरोना के कारण कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेशन यदि आते भी हैं तो वो केवल और केवल डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है जिन महिलाओं को, उन्हें हो सकते हैं। अक्सर 7th 8th 9th मंथ में, मीन्स लास्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी करवानी पड़े, टाइम के पहले सिजेरियन करवाना पड़े, जिसके कारण हो सकता है बेबी अंडरवेट हो। और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो केवल बेबी के अंडरवेट होने के कारण होंगी। इसके कारण बेबी को हो सकता है NICU में एडमिट करना पड़े। इसके अलावा कोई भी अलग से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं यदि मदर कोरोना पॉजिटिव है तो ये तो रही बातें यदि गर्भावस्था में महिला को कोरोना हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, यदि स्तनपान करा रही महिला को कोरोना हो जाता है तो फिर उसके बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर से मैं वही बात कहूँगी कि कोरोना के कारण स्तनपान कर रहे बच्चे के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और यह डिसीज़ बच्चे में दूध के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। इसलिए आप बेबी को आराम से फीडिंग करा सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है और थोड़े से कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी आप बेबी को गोद में लें हमेशा मुंह पर मास्क लगा कर रखें, N95 मास्क ही लगाएं। और यदि आप कपड़े का मास्क लगाते हैं तो फिर आपको 3 लेयर वाले मास्क ही यूज़ करना है। इसके साथ साथ बच्चे को गोद में लेने के पहले आप गाउन पहन लें और जब फीडिंग कराने के पहले निपल वाले पार्ट्स को अच्छे से साबुन और पानी से धो लें और हाथों को भी अपने हाथों को या तो सैनिटाइज कर लें या फिर साबुन पानी से धो लें। और यदि घर में कोई दूसरा मेंबर है जो कि बेबी के हैंडलिंग कर सकता है तो केवल और केवल जब आप बेबी को फीडिंग कराते हैं उस टाइम आप बेबी को लिया करें। इसके बाद कोई परिवार का कोई और सदस्य यदि बेबी को हैंडल करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। पर यदि परिवार में कोई दूसरा सदस्य नहीं है और बच्चा के आपके ही पास है तो थोड़ी सी सावधानी रखना है, रूम को सैनिटाइज भी करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सतर्कता बरतनी है। आप निश्चिंत होकर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा ये बीमारी बच्चे में बिल्कुल भी नहीं फैलती है। बस थोड़ी सी आप सावधानी रखिए। बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से केवल ममता ही मिलेगी, पोषण ही मिलेगा, बीमारी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बच्चे सुरक्षित हैं, चाहे वो गर्भ के अंदर हों या फिर गर्भ के बाहर हों। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 10 दिन 15 दिन तक आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत है, खुली ताज़ी हवा की ज़रूरत है, पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोविड को एक आम वायरल फीवर की तरह समझिए और सर्दी खांसी बुखार तो अक्सर ऐसे होते ही रहते हैं। बस थोड़ा सा सावधानी रखिए, अपनी डाइट पर ध्यान रखिए, खुली हवा में घूमिए, एक्सरसाइज करिए, योगा प्राणायाम करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी हवा में रह सके उतनी ताज़ी हवा में रहिए। एसी में बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है और 10-12 दिनों तक आपको थोड़े से सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसके बाद आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। कोई भी यदि आपको दिक्कतें महसूस होती हैं, यदि आपको लग रहा है कि सांस लेने में परेशानी हो रही है या बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। हेल्थ रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।